Hello everyone, I am Siddharth Shankar Rai, PhD scholar in Structural Engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हमारा जो आज का वीडियो है उसके बारे में जान लेते हैं। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि वो आपका सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम से लेकर फर्स्ट ईयर्स के जो मैकेनिक्स है वहाँ से लेकर गेट के एग्ज़ाम तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कोई गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको ध्यान से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स ई, जी, के एंड म्यू। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा जान लेते हैं। पहले हमें जानना होगा कि इलास्टिसिटी क्या है, क्योंकि हम इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले हमारा नॉलेज जो है वो क्लियर होना चाहिए किसके ऊपर, इलास्टिसिटी के ऊपर। सो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द फोर्स डिफॉर्मिंग इट हैज़ बीन रिमूव्ड। मतलब आप ये डायग्राम देख लो, एक रबर को आप हाथ में पकड़ लीजिए, ठीक है, इसको स्ट्रेच कर लीजिए, मतलब आप फोर्स दे रहे हो बॉडी के ऊपर, मतलब वो रबर जो है उसको आप खींच रहे हो। जब आप उसको छोड़ देते हो वो फिर ओरिजिनल शेप में आ जाता है, मतलब पहले वाला शेप में। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है। सो ये जो रबर है, ठीक है, इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो आपको दिखता है। सो इसी टाइप, ठीक इसी के टाइप का क्या होता है, आपका स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोई भी मेटल्स हो गए, उनके इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होते हैं, पर वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी विजिबल नहीं होते। मतलब उसको मेज़र करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, लैब में उनको टेस्ट करना पड़ता है टू नो द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इलास्टिसिटी क्या है ये तो अभी तक अच्छे से पता चल गया होगा। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। स्ट्रेच्ड हो सकता है, कंप्रेस्ड भी हो सकता है। मतलब अगर आप आपका जो इरेजर होता है उसको आप हाथ में लेके ऐसे कंप्रेस करो तो वो दब जाएगा, उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। फिर अब अगर उसको अगर आप छोड़ दोगे वो फिर अगेन अपना साइज एंड शेप जो है वो रीगेन कर लेता है, उसको इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। चलिए, पहला मॉडुलस हो गया क्या, इलास्टिसिटी का जो आपका कांस्टेंट है उसको मॉडुलस भी, इलास्टिक मॉडुलस भी बोला जाता है। सो वो हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। उसको सिंबॉलिकली ई लिखा जाता है, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है ई, ठीक है। सारे बुक्स में ज़्यादातर में जितना भी बुक मैंने देखा है उसमें ई ही, कैपिटल ई ही लिखा गया है, ठीक है। आज वी नो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये जो है ना ये हुक्स लॉ से आया है। सो दिस इज बेस्ड ऑन हुक्स लॉ एक्चुअली। देन सम यंग्स correction, young is was an scientist, young was a scientist who just changes something in Hooke's law and find that constant which is known as E. So the constant of proportionality is the Young's modulus. So Hooke's law क्या कहता है, stress is directly proportional to strain within elastic limit. इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के साथ प्रोपोर्शनेट होता है। सो ये हो गया हुक्स लॉ। तो यंग्स ने क्या किया, वहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाल दिया, ठीक है, तो वो हो गया यंग्स मॉडुलस, उनके नाम के ऊपर आ गया। तो ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेस अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ प्रोपोर्शनेट होता है, ये अगर कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट बाहर ले आओगे तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन ही रहता है। तो स्ट्रेस का सिंबल क्या होता है, सिग्मा, स्ट्रेन का एप्सिलॉन होता है, ठीक है। चलिए, अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बेसिक नॉलेज आपको चाहिए तो मैंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे इस चैनल के ऊपर छोड़ा हुआ है, आप जाके उन्हें पहले देख लो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर वो पहले क्लियर हो जाए, फिर आप इधर आइएगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो स्लोप ऑफ द कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्लोप ऑफ द कर्व क्या है, ठीक है। अगर कोई शुरुआत की, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं पॉलिटेक्निक्स के डिप्लोमा के, उनको ये स्लोप ये चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस ये हुक्स लॉ याद रखना है। इससे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है उसे यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लोप होता है वो थोड़ा मतलब समझने में दिक्कत हो सकती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए। जो ई होता है वो tan थीटा होता है। स्लोप एक ट्रायंगल का क्या होता है,
टेन थीटा, वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाता है। कैसे होता है ये देखिए, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन। एक्स एक्सिस में आपका स्ट्रेन रहता है क्योंकि हम स्ट्रेन मेजर कर पाते हैं, इसलिए हमेशा वो एक्स एक्सिस में रहता है, उससे हमें स्ट्रेस निकालना पड़ता है। चलिए ये हो गया इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अच्छा ये क्या है, दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ओके, और डक्टाइल मटेरियल। सो यू कैन go through my videos about this mild steel stress strain curve, that is also available in this channel, so you can go through it first, then you will come to this, okay। so यहाँ पे क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस, ये तो अलग चीज़ है, बस आप इतना तक मान लीजिए, ओ से यहाँ पे ए बी, ये तो ये इलास्टिक लिमिट होता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी तक इलास्टिक लिमिट रहता है। सो इसके बीच में ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसको मैंने बाहर लाके आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एंगल है थीटा, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया स्ट्रेस, क्योंकि ये स्ट्रेस तो वाई एक्सिस में रहता है, एक्स एक्सिस में जो रहता है वो स्ट्रेन होता है, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा स्लोप निकालूँ इस ट्रायंगल का, तो वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही होगा, जो आपका हो जाता है क्या, ई, यंग्स मॉडुलस। समझ में आया? चलिए अभी दूसरे के बारे में जान लेते हैं, शियर मॉडुलस जी, ठीक है। चलिए जी ये कौन है, हम ये महाशय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब इसको मैंने डार्क इसलिए किया है क्योंकि इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जाता है, किन्हीं बुक्स में इसको सी भी सिंबलाइज किया गया है, पर इसका स्टैंडर्ड नोटेशन जी ही होता है। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। कोई दिक्कत है नहीं, वहाँ पे हमारा था सिर्फ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, मतलब लीनियर था वो, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। यहाँ पे शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, शियर मॉडुलस, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये पहले आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका जो सिंपल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन था वो दे रहा था आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो अगर शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन हो जाएगा, वो कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसलिए इसको याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम यहाँ पे इसलिए डाला है। आप देखिए शियर फोर्स क्या होता है, ऑन अलाइंड फोर्स होता है। अगर आप शियर फोर्स के बारे में जानना चाहते हो, फोर्स के टाइप्स के ऊपर जानना चाहते हो, तो उसके भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन फोर्स जब लगता है, बॉडी ट्राई टू शियर ऑफ, so this is the change in length delta x, because the original one is x, okay, so change in length is delta x। so यहाँ से क्या होगा, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही है भाई। तो शियर स्ट्रेस को हमें कैसे लिखना होता है, टाउ, ये होता है टाउ, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेन होता है गामा, स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। सो टाउ बाई गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा, शियर फोर्स एफ हो जाता है, शियर फोर्स क्योंकि ये तो ऑन अलाइंड फोर्स है, मतलब ये शियर फोर्स ही है, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है आपका स्ट्रेस, ये तो जानते ही होंगे आप, डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है ना स्ट्रेन, तो मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख लो। मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ जो होता है ना वो स्ट्रेन होता है। मैंने इसको बस इस यहाँ पे सिंबलाइज मतलब रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यही होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अगर आपको क्वेश्चन में शियर फोर्स दे के आपका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई भी गिवन हो सकता है, मान लीजिए एक रेक्टेंगल दिया होगा, ठीक है, बोला होगा कि इतना 2 mm इसका मतलब बॉडी 2 mm शियर हो रहा है, या फिर चेंज इन लेंथ जो है वो 2 mm है, ओरिजिनल लेंथ तो उसका दिया ही होगा, आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। निकाल पाओगे, यहाँ पे बस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स डाल देना, एरिया डाल देना, यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है बाय ओरिजिनल लेंथ कितना था, मतलब ये वाला साइड जो होगा देख के आपको डालना होगा, ठीक है, फिर निकल जाएगा जी कितना है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये जो सारे हैं ना, इनका यूनिट जो है वो स्ट्रेस का यूनिट के साथ सेम रहता है। क्यों रहता है यूनिट सेम, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो यंग्स मॉडुलस होता है या फिर कोई मॉडुलस दो, हमेशा वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही होता है, क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट होता है, हम जानते हैं फोर्स पर एरिया, न्यूटन बाय mm स्क्वायर या फिर किलो न्यूटन बाय आपका मीटर स्क्वायर, ऐसे होता है। स्ट्रेन जो होता है यूनिटलेस होता है, इसलिए
जितने भी आपका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज़ होते हैं या फिर जो मॉडुलस होते हैं, उनका यूनिट जो है वो स्ट्रेस के यूनिट के साथ सेम होता है हमेशा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम आगे जब प्रॉब्लम करेंगे वहाँ पे इन यूनिट के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वो यूनिट्स नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे ना। स्ट्रेन का यूनिट नहीं है, स्ट्रेस का यूनिट है, तो मतलब जो E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है वो भी स्ट्रेस का यूनिट ही लेगा, कैरी करेगा। तो यहाँ पे वो ये भी वही होगा, ये तो स्ट्रेन है, इसका यूनिट नहीं होगा, बस शियर स्ट्रेस का यूनिट होगा। उसका भी यूनिट जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, वही स्ट्रेस का यूनिट रहेगा। फिर आते हैं तीसरा, बल्क मॉडुलस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हमेशा सबके लिए रहता है, क्योंकि इसका डेफिनेशन देखिए, द बल्क मॉडुलस के, इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है के, इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू विथस्टैंड चेंज इन वॉल्यूम व्हेन अंडर कंप्रेशन ऑन ऑल साइड। ये हो गया आपका फिजिक्स वाला डेफिनेशन, मतलब ये एक वॉल्यूम है, चारों ओर से इसे दबाया जा रहा है, ठीक है। तो फिर बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये जो P आ रहा है इसके ऊपर लीनियर स्ट्रेस, ठीक है, डिवाइड बाय इसका जो चेंज होगा कैसा होगा, वॉल्यूमेट्रिकली ये चेंज होगा, क्योंकि ये लीनियर चेंज नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर एक फोर्स होता तो यह यहाँ क्या होता है, सिर्फ आपका लेंथ या फिर ब्रेड्थ किसी एक में चेंजेस आता, पर यहाँ पे तो चारों ओर लग रहा है, इसलिए इसका वॉल्यूम ही कंप्रेस हो जाएगा, या फिर उल्टा लगेगा तो ये खिंच जाएगा। तो इसलिए इसका चेंज इन वॉल्यूम है ओरिजिनल वॉल्यूम लेके हमें क्या निकालना होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी हमारा लीनियर स्ट्रेस आता है डिवाइड बाय जो भी वॉल्यूम चेंज होता है आपका, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब जो भी आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, सो वो देता है आपका बल्क मॉडुलस। सो के इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, सो दिस इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको आप याद रखना, क्योंकि गलती में हमेशा गलत करते हैं सब, मतलब ये लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन लिख देते हैं, नहीं वो तो क्या हो जाता है, फिर यंग्स मॉडुलस हो जाता है। लीनियर स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर होगा तभी वो बल्क मॉडुलस होगा, ठीक है। सो ये बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। चलिए, पॉइजन्स रेशियो म्यू, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन म्यू होता है, हमेशा सारे बुक्स में यही म्यू लेते हैं। कभी कभी सम बुक्स में मैंने देखा है कि एम या फिर एन न्यू ये सब लेते हैं, पर स्टैंडर्ड नोटेशन म्यू होता है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन। मतलब ये जो है ये स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में रिलेशन नहीं है, ये क्या है देखिए, ये मॉडुलस नहीं है, ये एक रेशियो है, इसलिए इसको याद रखना ज़्यादा आसान रहता है, अच्छा रहता है। कैसे, रेशियो मतलब किन्हीं दोनों चीज़ जो होते हैं ऊपर नीचे वो सेम चीज़ों में होता है रेशियो, मतलब यहाँ भी स्ट्रेन है यहाँ भी स्ट्रेन है, पर ये लैटरल स्ट्रेन है ये लीनियर स्ट्रेन है नीचे वाला। तो यहाँ पे मैथमेटिकली म्यू क्या हो जाता है, लैटरल स्ट्रेन जो एप्सिलॉन एल उसको लिखा जाता है डिवाइड बाय आपका लीनियर स्ट्रेन जो सिर्फ एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकल देख लीजिए, अब ये थोड़ा आपका कंफ्यूजिंग हो सकता है कि लैटरल स्ट्रेन आखिर है क्या, ठीक है। चलिए, ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स पहले वाला था डॉटेड लाइन, उसमें लॉन्गिट्यूडनल आपका फोर्स लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन होगा लॉन्गिट्यूडनली, मतलब चेंज इन लेंथ हो रहा है। देखिए ये इतना खिंच गया है इधर, यहाँ पे इतना खिंच गया है इधर, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। पर लैटरल स्ट्रेन जो होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। क्यों, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा तो यहाँ पे ये बॉडी कंप्रेस हो जाएगा इन दोनों ओर से, ठीक है। आप कभी एक मतलब आपका इरेजर लो जो सॉफ्ट वाला थोड़ा होगा, ज़्यादा हार्ड वाला नहीं लेना, थोड़ा इरेजर को लेके खींच के देखो, वो खींच जाएगा तो उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, तो वो जो रिड्यूस हो रहा है ना वो भी एक स्ट्रेन ही है, क्योंकि वहाँ पे भी तो चेंज इन लेंथ हो रहा है ना, तो लैटरल डायरेक्शन में होता है, मतलब परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, इसलिए उसे लैटरल स्ट्रेन बोला जाता है। मतलब लैटरली जो भी चेंज इन लेंथ होता है बाय ओरिजिनल लेंथ, तो वो हो जाता है आपका लैटरल स्ट्रेन। सो ये जो पॉइजन्स रेशियो है ये यही रिलेशन दिखाता ही है कि जो बॉडी है अगर हम इसको खींचते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनली
कितना स्ट्रेन आता है उसका, लैटरली कितना आता है उसका जो रेशियो होता है वो हमें पॉइजन रेशियो से मिल जाता है। मतलब उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो पॉइजन रेशियो होगा। ठीक है, वैसे अगर पॉइजन रेशियो पता होगा, लैटरल स्ट्रेन पता होगा, तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो ये इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप है, पॉइजन रेशियो इज लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलिए ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा, लीनियर स्ट्रेन क्या है, लैटरल स्ट्रेन क्या है। सो द चेंज इन डायमेंशन ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। मैंने पहले ही बताया था, जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर चेंज इन लेंथ हो रहा है तो वो लीनियर स्ट्रेन देगा। मतलब चेंज इन डेल्टा एल ये हो गया आपका ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, द चेंज इन डायमेंशन ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, क्या होगा, अगर आप लॉन्गिट्यूडनली लीनियर स्ट्रेन इसका आ रहा है आपका, तो फिर ब्रेड्थ वाइज, थिकनेस वाइज या फिर डेप्थ वाइज जो भी चेंज होगा वो लैटरल दे देगा। तो चेंज इन ब्रेड्थ बाय ओरिजिनल ब्रेड्थ, चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस, चेंज इन डेप्थ बाय ओरिजिनल डेप्थ, ठीक है, वो हो जाएंगे सारे लैटरल स्ट्रेन्स। सो हर जो बॉडी जिसमें लीनियर स्ट्रेन जनरेट होता है ऑटोमेटिकली उसमें लैटरल स्ट्रेन जनरेट होता ही है। उसके बीच में जो रिलेशन है वो हमें देता है क्या, कौन देता है उसके बारे में रिलेशन, कौन डिफाइन करता है, पॉइजन्स रेशियो म्यू। ठीक है, अभी आज के लिए तो इतना ही, फिर हम बात करेंगे ये जो सारे मॉड्यूलस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है। मतलब अगर कोई एक पता होगा तो दूसरे को निकाल सकते हैं, किसी का स्ट्रेस स्ट्रेन दिया होगा तो उसमें से सब हमें निकालना होता है। तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा आपके गेट के लिए इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं आपका एसएससी हो गया, ओएसएससी हो गया, या फिर यूपीएससी में भी आता ही है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया जो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड क्या कहते हैं उसको शेयर कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।